हाय, दिस इज अली एंड वेलकम टू द फिजिक्स। लो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट नॉन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस की एक हायर फॉर्म है रेजिस्टिविटी। एक्चुअली रेजिस्टिविटी होती क्या है और इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी हम पढ़ने लगे हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? किसी भी वायर के मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, किसके अंदर है? मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितनी रेजिस्टेंस होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वायर के अंदर जितनी रेजिस्टेंस होती है उसको हम नेम देते हैं रेजिस्टिविटी। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझने में मुश्किल हो रही है तो मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट क्या करने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ। हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अब हमने अमाउंट डिफाइन कर दी है। क्या कर दी है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है? 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड हो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी तरह रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस होती है अपोजिशन ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन बाय द एटम। एटम जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करते हैं? जो अपोजिशन ऑफर्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन यही रेजिस्टेंस अगर क्या कर दी जाए, मीटर क्यूब के रिस्पेक्ट से देखी जाए, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? ये रेजिस्टिविटी के फैक्टर में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी वायर की, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। ठीक है, और यही रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एरिया के। यही रेजिस्टेंस क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। अब यहाँ से जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इक्वल फॉर्म में लिखते हैं, रो एल ओवर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर हो गया? जैसे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो मेरे पास आर इज इक्वल रो एल ओवर अब क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं। ये जो फैक्टर है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, रो इज दी नैलिटी कांस्टेंट, रो इज दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, नेम्ड एज रेजिस्टिविटी। इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। और ये मटेरियल टू मटेरियल क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है। अब यहां पर आपने देखा हुआ है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी ऊपर डिफाइन कर दी है। अब इसकी डिपेंडेंस देखिए जरा, रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस। डिपेंडेंस ऑफ रो, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ठीक है, अगर यहां से इसका फार्मूला देखें, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। फार्मूले में ये लग रहा है कि ये ए के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बड़ी डिटेल में बताया है कि जेड़ा वी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होंदा है उदी वैल्यू उस फार्मूले में मौजूद पैरामीटर उत्ते डिपेंड नहीं करती होंदी। उहदा एक अपना अलग तो की होंदा फार्मूला होंदा है। अगर फार्मूला ना होए तो उहदी एक अपनी अलग तो की होएगी, डिपेंडेंस होएगी। इसलिए जिहड़ी रेजिस्टिविटी है ਇਹ डिपेंड कर रही है किहदे ते? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, एक चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब दूसरा ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मटेरियल। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मटेरियल। रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल टू मटेरियल क्या करेगी? वेरी करेगी। आयरन की रेजिस्टिविटी और होगी, कॉपर की और होगी,
डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया। अब जो सेमीकंडक्टर हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो लो होती है और इसके बगैर की रेजिस्टिविटी क्या है, टेम्परेचर के साथ क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। क्लियर हो गया। अब रेजिस्टिविटी रो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब क्या है, इसमें एरिया आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा और वॉल्यूम, ठीक है। इनको बढ़ाने या कम करने से रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हत्ता कि रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ जाता है। अभी हम ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करने लगे हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ता है और रेजिस्टिविटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ से देखें ज़रा, क्योंकि रेजिस्टिविटी इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हमारे लिए मीटर क्यूब ऑफ वायर का होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब MCQ देखिए, MCQ, इफ़ L इज इक्वल टू 2L एंड A इज इक्वल टू A/2, अगर लेंथ डबल कर दी जाए और एरिया हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, रो इज इक्वल टू RA/L। ये रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि फार्मूले में A है, A हाफ कर दें, L बढ़ा दें, ठीक है, और रेजिस्टिविटी 4 गुना क्या हो जाएगी कम। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इन रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पर डिपेंड ही नहीं करती। हाँ, जो चीज़ चेंज होगी वो होगी रेजिस्टेंस, वो होगी रेजिस्टेंस। लेकिन इन सब में ये भी देख लें, ये विदाउट, मैं स्ट्रेच बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, विदाउट स्ट्रेच, ठीक है, विदाउट स्ट्रेच, ठीक है। विदाउट स्ट्रेच में अगर लेंथ डबल कर दी जाए तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, या मैं रेजिस्टेंस वाला बोलने लगा हूँ, ये रेजिस्टिविटी वाला है, ठीक है। रेजिस्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, RρL/A। R डैश क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट कर दें, ρ/2L, ठीक है, और नीचे A/ क्या हो जाएगा 2, R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर 2 जाके मल्टीप्लाई 4, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ρL/A। ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, इस R के इक्वल है, तो R डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4R, ठीक है। तो कितने गुना बढ़ गई, कितने गुना बढ़ गई हमारे पास रेजिस्टेंस, 4 गुना बढ़ गई। क्लियर हो गया ये। अभी हमने विदाउट स्ट्रेच पढ़ा, अब हम पढ़ने लगे हैं विद स्ट्रेच। अच्छा, विद स्ट्रेच में ये देखें, ये आपके पास विद स्ट्रेच, ये आपके पास एक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया L और लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी लेंथ क्या है L। क्लियर हो गया। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, वर्ड यूज़ करेगा स्ट्रेच, बोर्ड में ये MCQs भी आया हुआ है, उससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेच करते ही बचे उसकी लेंथ 2L हो जाएगी और एरिया हाफ हो जाएगा। इस तरह R, पहले वाली रेजिस्टेंस क्या थी, RρL/A, इससे जो नई रेजिस्टेंस Rρ2L/A/2, ठीक है। ये मैंने कंडीशन खुद बनाई थी, लेकिन ये रियल में फैक्टर इफेक्ट करता है अगर वायर की रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा
4 रो एल ओवर ए, तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ से मैं एक एमसीक्यू बोलने लगा हूँ। एमसीक्यू देखिए, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 25 ओहम है, ठीक है, और उसकी लेंथ जो है L है। आपने उसकी लेंथ क्या की है, बाय स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ बिकम 2L, उसकी लेंथ कितनी होगी है 2L होगी। तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी? आपने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेच केस में जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? 4 टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और पहले कितने 25, तो ये क्या आ जाएगा 100 ओहम आ जाएगा नई रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ से ये भी फार्मूला इसका बता दूँ, रेजिस्टेंस L, एरिया ऑफ वायर अगर रेडियस दिया है तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से ये भी आ सकता है रो L ओवर पाई, रेडियस जो होता है डायमीटर का स्क्वायर होता है, डायमीटर ओवर 2 का क्या होता है स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस का ही क्या है फार्मूला है। ये फार्मूला कब है? जब रेडियस की वैल्यू दी होगी वायर की। ये तब है जब किसकी वैल्यू दी होगी, डायमीटर ऑफ वायर की वैल्यू दी होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी हमने ये स्ट्रेच केस पढ़ा, क्लियर। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ने लगे हैं। यूज़ की जाती है, एक टर्म यूज़ की जाती है कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसे कहते हैं? कंडक्टेंस को G से कहते हैं और इसका फार्मूला है 1/R। तो आप इसको सिंपली ये लिख सकते हो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। और इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, G इज इक्वल टू 1/R। R क्या होता है? रो L ओवर A। और ये क्या हो सकता है? A ओवर रो L। दिस इज द फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, इसका यूनिट देखें। इसका यूनिट क्या होगा? R का यूनिट ओहम, G इज इक्वल टू 1/R। और ये क्या होता है? ओहम आ जाएगा। और ये उल्ट करें तो मोहो आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? पर ओहम आ जाएगा। मोहो किसे कहते हैं? सेमन्स। ये सारे इसके क्या हैं? यूनिट्स हैं। इसके अपोजिट देखें ज़रा, इसके अपोजिट हम लोग देते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी कहते हैं जिस तरह रेजिस्टिविटी एंड टीविटी आ रहा है ना, तो कंडक्टिविटी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। तो कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ conductivity is called the reciprocal of resistivity. The reciprocal of resistivity is called conductivity.
क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1/रो। अच्छा, रो किसे इक्वल होती है, रो कंडक्टिविटी को सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो कंडक्टिव, ठीक है, कंडक्टिविटी 1/σ/रो। हमने 1/रो की वैल्यू क्या है, R, रो की वैल्यू RA/L, तो यहाँ से क्या आ जाएगा L ρ/A। क्लियर हो गया, ये कंडक्टिविटी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिट देखिएगा, यूनिट देखिए मेरे पास क्या है, सिग्मा 1/रो, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है रेजिस्टिविटी, RA/L, ये आ जाएगा ओहम, और ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा मीटर, इससे काट के ओहम मीटर, तो ये क्या आ जाएगा ओहम मीटर, और ये पर ओहम पर मीटर, यहाँ आ जाएगा मोह पर मीटर, यहाँ आ जाएगा सीमन पर मीटर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा कंडक्टिविटी का। क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो है ये कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस, क्लियर हो गया बच्चे, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम सर्कल है कोई सर्कल, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट मिस हो गया था, इफ़ यू हैव अ सर्कल, ठीक है, उस सर्कल की रेजिस्टेंस है, उस सर्कल रेजिस्टेंस है लेट्स सपोज 12 ओम, ठीक है, पेपर पूरे सर्कल की, ठीक है, वो कहता है कि आपने इसके ए और बी के क्रॉस, डायमीटर के क्रॉस क्या करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो आप क्या करोगे, अब ये वाली टोटल क्या आ जाएगी 6, और ये वाली टोटल क्या आ जाएगी 6, तो दोनों क्या लग जाएंगी पैरेलल, तो 1/6 1/6, और ये 1/R इक्विवेलेंट, और ये क्या आ जाएगा नीचे 6 आ जाएगा, और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा 2, काट के क्या आ जाएगा 1/3 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, उल्ट करते। तो इसका शॉर्टकट भी है मेरे पास, इसका मेरे पास क्या है शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट क्या है हमारे पास, ठीक है, कि R जो होता है R इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या है R इक्विवेलेंट, वो होता है R/4 इस केस में, ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या होता है R/4, ठीक है। तो देखिए ज़रा, R इक्विवेलेंट 12 और 4 क्या आ गया 3 ओम। क्लियर हो गया। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास कल रह गया था केस, एक मेरे पास बच्चे एक वायर है, एक वायर है, उसको मैंने कट कर दिया, ठीक है, कितने पीसी में, n पीसीज में, कितने पीसीज में कट कर दिया, देखिएगा ज़रा समझिएगा, n पीसीज में कट कर दिया। तो अब एक पीस की रेजिस्टेंस कितनी होगी R/n। अब मैंने इन पीसीज को क्या कर दिया, इन पीसीज को एंड सो ऑन पैरेलल कनेक्ट कर दिया, तो नई R इक्विवेलेंट क्या होगी, R इक्विवेलेंट क्या होगी। बच्चे कल हमने शॉर्टकट पढ़ा था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/n होता है, यानी कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगी हो पैरेलल तो R/n, लेकिन अब एक की रेजिस्टेंस कितनी रहेगी R/n। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा R इक्विवेलेंट, तो R/n और नीचे n आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा R/n स्क्वायर।
तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, R/n² के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये तो थोड़े कुछ एंटीटेस्ट के पॉइंट इसके साथ आर्टिकल के साथ। अभी हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के ऊपर आने लगे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी क्या करने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं। रेजिस्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। रेजिस्टिविटी का इफेक्ट हमने देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। देखिए ज़रा मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पीस ऑफ मेटल वायर है। अच्छा जी बच्चे, अब हम लोग देखने लगे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। कितना टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, किस रेशो से बढ़ती है, यहाँ बढ़ती भी है कि नहीं बढ़ती। हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है रेजिस्टिविटी के ऊपर। देखिए बच्चे जरा, मेरे पास ये क्या है, पीस ऑफ मेटल वायर है, कनेक्ट कर दिए किसके साथ, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या है, एटम्स हैं। क्लियर हो गए। जो मसलसल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, इनका ये एम्पलीट्यूड है, ये स्टैटिक नहीं होते। क्या होते हैं बच्चे, ये मसलसल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अभी हम देखना है कि क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। इनका एम्पलीट्यूड जो है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनका वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एम्पलीट्यूड यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं ये अब आसानी से नहीं गुजर सकेंगे, बल्कि इनको क्या होगी, अपोजिशन ऑफर्ड होगी। किसकी वजह से, एटम्स की वजह से। किसकी वजह से, एटम्स की वजह से। अब यहाँ से देखिए ज़रा, टेम्परेचर राइज करेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या होगी, मुश्किल होगी। ठीक है, अपोजिशन एटम ज़्यादा ऑफर्ड करेंगे, चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा जी, अब हमारे पास एक मेटल वायर है। ठीक है, वो मेटल किसकी बनी हुई है, कॉपर की। किसकी, कॉपर की। मैंने जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस देखी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का बिहेवियर चेक किया और रेजिस्टिविटी का बिहेवियर चेक किया, तो हमें एक्सपेरिमेंटली डाटा जो इकट्ठा हुआ उससे ये एक चीज़ साबित हुई कि एक खास टेम्परेचर से पहले तक रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियरली है। क्या है, लीनियरली रिलेशन है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, change in resistivity of metallic conductor with temperature is linearly over a considerable range below and above the 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाएं या उससे नीचे चले जाएं, हमारे पास क्या होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, लीनियरली होगा। किसके साथ, चेंज इन रेजिस्टिविटी। ये देखिए, होना ये चाहिए था, ऑब्जर्वेशन में ये आना चाहिए था, सोच भी यही कहती थी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। लेकिन उससे पीछे भी चले जाएं तब भी क्या होगा, 0 नहीं हो रही। और ग्राफ क्या है, लीनियरली बिलो 0 और अबव 0 किसी खास टेम्परेचर तक हमारे पास ग्राफ क्या है, लीनियरली है। ग्राफ क्या है, लीनियरली। एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट ये है कि दिस शो दैट रेजिस्टिविटी इज नॉट 0 एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी जो होती है 0 नहीं होती है। क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ
एक टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है, लेकिन जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है उस वक्त वो जो मेटल है या कंडक्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुपर कंडक्टर में हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, वो हम 17 चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ने लगे हैं, एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन किस रेशो के साथ बढ़ेगी, कितना टेम्परेचर हो तो कितनी रेजिस्टिविटी है, अगर टेम्परेचर और इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टिविटी कितनी बड़ी है, इसका रिलेशन हम लोग अभी क्या करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ले जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने लगे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कितना टेम्परेचर बढ़े तो मेटल की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, मेटल की रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। कोफिशिएंट एक्चुअली चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन को क्या करता है, डिस्कस करता है। चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन को क्या करता है, डिस्कस करता है। डेफिनेशन बाद में करते हैं। ये RT ये शो करता है रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर, और R0 ये सारा कुछ वही होएगा, लेकिन ये क्या होगा, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, T ये आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। T किस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इसी तरह ही आ जाएगा। इसे मैं क्या कर लूँगा, डेल R चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर क्या आ जाएगा, R इंटू टी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई हो रही थी उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल R ओवर R इंटू टी। ये जो ऊपर वाला फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, इसको मैं क्या कह लूँगा, एक तो फ्रैक्शन है, ये क्या देगा, फ्रैक्शनल चेंज किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, ओवर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। तो अगर मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन करूँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन। एक केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से जो रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, इसका यूनिट ऊपर क्या आ जाएगा, ओहम, नीचे ओहम और टेम्परेचर का केल्विन, काट के क्या आ जाएगा, पर केल्विन इसका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से इस फार्मूले की एक नई फॉर्म ये भी बन जाती है, यहाँ से RT माइनस R0, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू RT R0 इंटू टी। और यहाँ से RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाके अल्फ़ा, उधर जाके ये R0 प्लस अल्फ़ा R0 इंटू टी। और यहाँ से क्या आ जाएगा, R0 कॉमन ले लें और 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। अब इसका MCQs क्या है,
यहाँ से देखे ज़रा MCQs क्या बनेगा इसका। कहता है अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करें, ठीक है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करें, कितना टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें कि जो RT है ना वो 3 टाइम्स क्या हो जाए, R0 के इक्वल हो जाए, जबकि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻, जबकि अल्फ़ा की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। ये गिवन डाटा है। देखिए ज़रा MCQ दोबारा, मैंने टेम्परेचर इतना टेम्परेचर बढ़ाया कि ये वाली रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के 3 गुना बढ़ गई है, जबकि अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास ये है, कोई कापर वायर है, कापर वायर में अल्फ़ा की वैल्यू ये है, रेजिस्टेंस मैंने ओरिजिनल रेजिस्टेंस के 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन मुझे टेम्परेचर नहीं पता, मैंने टेम्परेचर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होगा। अब यहाँ से देखिए ज़रा, ये RT की जगह मैं क्या लिखूँगा, RT की जगह, चलो इधर ही कर लेता हूँ, RT की जगह क्या आ जाएगा 3R0 और इधर R0 और 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T आ जाएगा। ये R0 0 से कट गया और ये 1 इधर जाके क्या हो गया 3 - 1 और ये अल्फ़ा इंटू T आ गया, अल्फ़ा इंटू क्या आ गया T। अब ये क्या आ जाएगा 2/α इज इक्वल टू T आ जाएगा, ये 2 इसी तरह ही, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻³ ये T, और यहाँ से जो T निकलेगा वो 500 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ 500 डिग्री सेल्सियस क्या कर दूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के रेजिस्टेंस के 3 गुना कितने डिग्री सेल्सियस पर होगी, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस पर होगी। अच्छा, अगला MCQ देखें, ठीक है, with increase in temperature, with increase in temperature, ये which of the following is increase, ठीक है, A ऑप्शन है, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, B ऑप्शन है प्रेशर, ठीक है, C ऑप्शन है वोल्टेज। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, इंक्रीज होती है। जॉल थॉमसन इफेक्ट से भी आपने क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। अभी हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस। अभी हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। ले जी बच्चों, अब हम पढ़ने लगे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आता है ना, ऐसे ही किस में चेंज आता है, रेजिस्टिविटी के अंदर भी चेंज आता है। आपने पढ़ा हुआ है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया। अब मेरे पास है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या थी, फ्रैक्शनल चेंज इन सब्सटेंस पर केल्विन, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन। इस तरह रेजिस्टिविटी क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन इज डिफाइंड एज रेजिस्टिविटी। यानी कि टेम्परेचर के 1 केल्विन चेंज होने से जितना रेजिस्टिविटी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं। अच्छा जी, देखिए ज़रा हमारे पास क्या होगा, ये इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला है। जैसे ये वैल्यू रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RT की जगह क्या आ जाएगा, ρT L/A माइनस ρ0 L/A ओवर ρ0 L/A। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
एल ओवर ए आ जाएगा और नीचे एल ओवर ए कॉमन ले लिया और इधर मेरे पास क्या बच गया, रो टी माइनस रो नॉट और ये रो नॉट ऐसे ही आ गया, ये कट गया और मेरे पास क्या आ जाएगा और साथ ये टेम्परेचर इसी तरह ही आ जाएगा और मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू टी। अगर मैं इसका यूनिट निकालूँ तो इसे मैं डेल्टा रो कह लूँगा और नीचे क्या कह लूँगा, रो नॉट इंटू टी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जो है इसका ओहम मीटर हो जाएगा, ओहम मीटर। नीचे भी क्या आ जाएगा, ओहम मीटर और ये केल्विन, ये काट जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिट पर केल्विन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पर केल्विन। ठीक है। अब जो रेजिस्टिविटी का इंक्रीज होता है ना, वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होता है। मसलन अगर हम कंडक्टर की बात करें, ठीक है, यानी कि मेटालिक कंडक्टर, किसकी बात करें, मेटालिक कंडक्टर की बात करें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और आर टी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, आर नॉट्स। ठीक है, और इसका अल्फ़ा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मसलन कार्बन ले लें, कार्बन और सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर में क्या आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, क्या है, जर्मेनियम। इन सब को चेक करें तो इसमें टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज होती है और आर टी लेस देन होती है किससे, आर नॉट्स, और इसका अल्फ़ा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया, इनका अल्फ़ा क्या होता है, नेगेटिव होता है। मेटालिक कंडक्टर और नॉन मेटालिक कंडक्टर में ये फ़र्क है। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ने लगे हैं। ठीक है, एक एमसीक्यू कल वाले आर्टिकल से रह गया था, कहता है एक वायर है, दो वायर थे, एमसीक्यू देखे थे। एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ठीक है, एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए, और लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, और दूसरी वायर है, क्या है, दूसरी वायर है, इसकी लेंथ जो है वो क्या है, 2L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, 4A। ठीक है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, क्या है, सेम मटेरियल के। कहता है इसकी रेजिस्टिविटी जो है रो 1 और इसकी रेजिस्टिविटी रो 2, रो 1 ओवर रो 2, इन दोनों की रेशो क्या होगी, इन दोनों की रेशो क्या होगी। बच्चे क्या करते हैं, हल करना शुरू कर देते हैं, क्या करना शुरू कर देते हैं, हल करना। हल जब करते हैं तो फिर गलत हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, ना एरिया पे ना लेंथ पे। चाहे एरिया बड़ा है, चाहे एरिया छोटा है, चाहे लेंथ बड़ी है, चाहे लेंथ क्या है, छोटी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मटेरियल के ऊपर। अगर मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, दोनों की रेजिस्टिविटी की रेशो जो आपके पास आएगी वो बच्चे आएगी 1:1। क्लियर हो गया। साइड बॉक्स पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें अल्फ़ा पॉजिटिव और अल्फ़ा नेगेटिव लिखा हुआ है। कार्बन का अल्फ़ा नेगेटिव होता है, सिलिकॉन का नेगेटिव होता है, और जर्मेनियम का अल्फ़ा क्या होता है, नेगेटिव। बकाया सब ऊपर जितने टेबल में सब अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली
मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।